आज हम कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। इस चैप्टर में हम अपने सिस्टम्स के बारे में फ़ंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम होता क्या है, इसको डिफ़ाइन करेंगे। देन इसके बेसिक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, फिर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होते हैं कि सिस्टम के क्या गोल्स हैं, हम इसे बना क्यों रहे हैं। उर्दू में हम इसे बोलते हैं मकासद। देन हम सिस्टम की एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सिस्टम में हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे। देन हम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स के बारे में डिफरेंस देखेंगे। देन इनके हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और सिस्टम्स और साइंस के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन है वो कोरिलेशन हम देखेंगे। वो साइंस हमारे पास नेचुरल साइंस भी हो सकती है, डिज़ाइन साइंस भी हो सकती है और कंप्यूटर साइंस भी हो सकती है। पहले तो हम जनरली सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, बट देन हम कंप्यूटर साइंस पर अपना फोकस रखेंगे। उसके बाद हमारा कंप्यूटर का जो एक आर्किटेक्चर है वो न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे और इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे। तो हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम्स आ जाती है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ सिस्टम्स हमारे पास होती क्या है, इसका आइडिया हमारे पास ये है कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्ट्स डेट वर्क टुगेदर एज अ होल। सिंपली पुट, कोई भी चीज़ अकेली हमारे पास काम इंडिविजुअली नहीं कर सकती, उसके कोई ना कोई स्मॉलर पार्ट्स होते हैं। लाइक अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें कीबोर्ड भी चाहिए होता है, माउस भी चाहिए होता है और एक एलसीडी भी चाहिए होती है। अब इनमें से अगर हमारे पास कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो जो सा हमारा कंप्यूटर है वो अपना गोल नहीं अचीव कर सकेगा। मतलब अगर कीबोर्ड नहीं होगा हमारे पास, अगर हम उस पर टाइप करना चाहते हैं, कंप्यूटर पर हम कुछ डेटा इनपुट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड नहीं होगा, हम इनपुट नहीं कर पाएंगे। बट अगर समझ लें आपके पास कीबोर्ड था बट आपके पास एलसीडी नहीं थी, तो जो भी डेटा आपने इनपुट किया था क्या आप उसे देख पाएंगे? नहीं। बट हमारा मकसद तो ये था कि हम डेटा को इनपुट भी करें, उसे स्क्रीन पर भी देखें, उस पर कुछ कैलकुलेशन भी करें और देन हमें कुछ आउटपुट मिले। तो ऐसा कब अचीव होगा? जब हमारे पास सारे पार्ट्स मौजूद होंगे। तो ये जो पार्ट्स से मिलके हमारे पास एक पूरा सिस्टम बनता है, उसी से हम अपना डिज़ायर्ड गोल जौन सा है वो अचीव कर सकते हैं। आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी है। आप एक कार के बारे में सोचें। कार में हमारे पास इंजन भी होता है, व्हील्स भी होती हैं, ब्रेक्स होता है, स्टीयरिंग व्हील होती है और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हर पार्ट की एक जॉब है, लेकिन जब सब इकट्ठा काम करेंगे तभी कार सही से मूव कर पाएगी। अब समझ लें आपकी ब्रेक फेल हो गई तो ब्रेक को इक्वेशन से निकाल देते हैं। तो अगर आप कार चला रहे हैं और आगे कोई हर्डल आ गया है, आप ब्रेक ही नहीं लगा सकते, तो ऐसी कार चलाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिस्टम का एक गोल ही अचीव नहीं हो रहा। उस पूरी कार के सिस्टम का गोल था कि ये चले भी और हम इसे रोक भी पाएँ। तो सिंपली हमारे पास यही सिस्टम है, मैनी स्मॉल पार्ट्स वर्किंग टुगेदर। अच्छा, जो हमारे पास ऊपर था वो थी थ्योरी ऑफ सिस्टम्स, यानी कि सिस्टम्स के बारे में हम थ्योरी देख रहे थे। इसका यानी कि एक ओवरव्यू हम ले रहे थे। लाइक प्रैक्टिकली तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिस्टम की थ्योरी देख ली है कि इन थ्योरी सिस्टम होता क्या है। बट आगे जो हमारे पास सिस्टम्स थ्योरी है ये एक पूरी हमारे पास साइंस की ब्रांच है जो कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ सिस्टम्स और सिस्टम थ्योरी में फ़र्क है। तो सिस्टम थ्योरी हमें यही कहती है कि हाउ सिस्टम्स वर्क टुगेदर, कि पार्ट्स आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, उनका एक दूसरे पर क्या इफेक्ट होता है और उनके ज़रिए से हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को देखते हुए, जस्ट उसके एक पीस को देखते हुए नहीं। तो जो आपकी बुक में सिस्टम थ्योरी की उन्होंने हमें डेफिनेशन दी है वो यही दी हुई है कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनको ह्यूमंस और सोसाइटी के साथ कैसे रिलेट करती है। तो इसमें आपके पास याद रखने वाले 3 पॉइंट्स हैं कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे रिलेट करते हैं ह्यूमंस को विद सोसाइटी एंड साइंस। तो इसको हम सिस्टम थ्योरी कहेंगे। डेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ह्यूमंस को कैसे रिलेट करते हैं सोसाइटी और साइंस से। अगर आगे हम इसकी एग्जांपल देख लें तो हम ह्यूमन बॉडी को इमेजिन कर सकते हैं। हमारे पास हार्ट है, लंग्स हैं, ब्रेन, ब्लड, ये सब पार्ट्स हैं
और टुगेदर ये हमारा एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी है। अब इसमें से हमारा मेन कंपोनेंट वैसे हार्ट है, तो अगर हार्ट स्टॉप हो जाए तो पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, मीन्स द पर्सन जस्ट डाई। बट अगर ब्रेन का भी यही सीन है, ब्रेन भी अगर हमारे पास काम करना बंद कर जाए देन वी ऑल्सो डाई। कुछ सिस्टम होते हैं जो कि रिप्लेसेबल होते हैं, लाइक किडनी को रिप्लेस किया जा सकता है, हार्ट का भी वैसे ट्रांसप्लांट हो जाता है, बट अगर वो 1 मिनट के लिए भी स्टॉप कर गया देन उससे रिकवरी नहीं की जा सकती। बट कुछ हमारे पास जो रिप्लेसेबल पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास 2 किडनीज़ हैं, अगर एक किडनी हमारी फेल हो जाती है देन उसको इन टाइम हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी स्टडी के ये पार्ट्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ओवरऑल ये हमारे गोल में कैसे हेल्प करते हैं, तो इस सब को हम सिस्टम थ्योरी में पढ़ते हैं। और सिस्टम थ्योरी हमारे पास कहाँ यूज़ होती है? ये हमारे पास बायोलॉजी में भी यूज़ होती है, ह्यूमंस को स्टडी करने के लिए। एजुकेशन में हमारे पास यूज़ होती है, स्कूल्स का पूरा सिस्टम होता है हमारे पास, एक एडमिशन ऑफिस होता है, एक एग्जामिनेशन सेंटर होता है हमारे पास, टीचर्स को पे करने का सिस्टम होता है। ये सब एक सिस्टमेटिकली तौर पर चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसमें भी हम सिस्टम थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में हम अप्लाई कर सकते हैं मशीन्स को कंस्ट्रक्ट करते हुए। बिज़नेस में हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कैसे एक साथ वर्क करते हैं उसे हम स्टडी कर सकते हैं सिस्टम थ्योरी में। और इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम्स को स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स हमारे पास आपस में कैसे रिलेट करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स से, उसके कंपोनेंट से, सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स हमारे पास कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, इससे हम सिस्टम को समझ सकते हैं। और जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है सिस्टम। तो ये सब हमारे पास सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। हमारे पास हर सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जिस तरह के कार का जो हमारे पास सिस्टम था उसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव था कि ये ट्रैवल कर सके, जब हम ब्रेक लगाएं तो ये रुक सके, यानी कि हमारी ट्रैवलिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए हमारे पास कार का सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी का सिस्टम क्यों है? हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए। इसी तरह हर सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव होता है? क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहे हैं तो इसका प्रिंसिपल गोल हमारे पास ये होता है कि डेटा को प्रोसेस किया जाए और हमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। मतलब कि हम उसे कुछ डेटा इनपुट में दें, वो उसे प्रोसेस करें, उसको प्रोसेस करने के बाद जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो हमें आउटपुट कर दें। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर सिस्टम को हमारे पास एक पर्पज़ के साथ बिल्ड किया जाता है, तो इनको हम सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो इनकी मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज और शेयर करने पर फोकस होगा इसका। जैसे कि इसके एग्जांपल देख लें। एक हमारे पास स्कूल का डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में क्या आ जाता है? स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका ग्रेड होगा और भी उसकी काफ़ी इन्फो होगी, उसके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा, अटेंडेंस होगी। तो देखें सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट स्टेप हमारे पास कलेक्शन आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, देन उसे कहीं स्टोर करेंगे अपने कंप्यूटर में, जैसे कि हमने किसी हार्ड डिस्क में कर लिया या फिर हम USB में भी कर सकते हैं। देन हम उसको एनालाइज करेंगे। उसको हम रो फॉर्म में नहीं रखेंगे, उसको हम एक टेबल के फॉर्मेट में रखेंगे, जहाँ पर हमारे पास नेम का एक अलग से कॉलम बना होगा और डेट ऑफ बर्थ का अलग से कॉलम बना होगा। उसमें से जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम रखेंगे, नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है उसको एनालाइज करके हम वेस्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। एंड देन हम उसे शेयर करेंगे। शेयर करने का काम इसमें कैसे आ सकता है? जैसे कि हमने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बनाना है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखें और उसको आगे अपने ग्रेड्स मिल जाएँ। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का सिस्टम था, ये हमारे पास डेटा इसने कलेक्ट भी किया, स्टोर भी किया, एनालाइज भी किया और जब ज़रूरत पड़ी तो इस डेटाबेस सिस्टम से हम इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर पा रहे हैं। मतलब कि रोल नंबर डाल के हम ग्रेड्स निकाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम का हमारे पास गोल क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग फास्टर हो सके। जिस तरह हमारे पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा जल्दी हम डिसीजन मेक कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स को स्ट्रक ऑफ करने का डिसीजन करना है, तो हमें उनकी अटेंडेंस चाहिए होगी। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि इस स्टूडेंट की हमारे पास 20% अटेंडेंस है सिर्फ और एक की 80% है, तो हमें डिसीजन मेकिंग हमारी फास्टर हो जाएगी कि इस वाले को स्ट्रक ऑफ कर दो और इस वाले को ना करो।
सेकंड गोल हमारे पास आ जाता है, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव, सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। अच्छा, ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये अकेले हमारे पास काम नहीं करते, ये दूसरे सिस्टम्स को स्मूथली रन करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास स्कूल था, समझ लीजिए जो हमने पहला स्कूल लिया था उसी की एग्जांपल देख लें। उसके पास अपना डेटाबेस सिस्टम था, बट उसके पास ऑनलाइन लर्निंग का कोई सिस्टम नहीं था। समझ लें स्कूल की वेबसाइट भी पहले थी और उस पर एडमिशन वगैरह हो जाते थे, बट ऑनलाइन लर्निंग के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तो हमने क्या किया, इसे हमने नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़रीदा और उसको अपनी वेबसाइट में भी इम्प्लीमेंट कर लिया ताकि स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकें। तो ये एक अकेला सिस्टम काम नहीं करेगा, ये हम इसे अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, स्टूडेंट अपनी तरफ से लॉगिन करेंगे, देन ये 3-4 सिस्टम मिलके हमारे पास काम करेंगे एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो कि हमारे पास है ऑनलाइन लर्निंग। तो इस ऑब्जेक्टिव का गोल हमारे पास क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़ सके दूसरे सिस्टम्स की, और वो कैसे बढ़ेगी, हम इसको रिसोर्सेज और टूल्स प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप ये भी देख सकते हैं कि पहले आपके पास एक क्लास में सिर्फ एक प्रिंटर था और स्टूडेंट्स ने काफ़ी चीज़ें प्रिंट करनी होती थी, तो उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। बट देन उन्होंने पूरा प्रिंटर का सिस्टम कर लिया इंस्टॉल। तो अब ये प्रिंटर का सिस्टम अकेले तो काम नहीं कर सकता, अगर इसके साथ कोई कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट नहीं होंगे, अकेले तो किसी काम का नहीं है। बट जब हमने इसे अपने क्लास में कनेक्ट कर दिया, पूरे सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, तो इसने हमारी प्रिंटिंग के जो स्टूडेंट्स को पहले इश्यूज़ आते थे उनको रिजॉल्व कर दिया। इसकी एक बेहतर एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी मेमोरी का इशू आ रहा होगा, तो आपने उसमें एक और रैम इंस्टॉल कर ली। जैसा कि हमारे पास 2 रैम की स्लॉट्स होती हैं, एक आपकी खाली पड़ी थी, आपने एक और रैम लगा दी। तो इससे आपका पूरा सिस्टम तो चेंज नहीं हो रहा, बट जो आपका करंट सिस्टम था उसकी एफिशिएंसी हमारे पास बढ़ रही है। सो दिस रैम ये अकेले कुछ नहीं कर सकती, बट जब आपने इसको अपने सिस्टम में लगा लिया तो आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई। थर्ड हमारे पास है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। ये सिस्टम हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना होता है या फिर एक पर्टिकुलर हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम का सिस्टम नहीं था, इसको हमने डिज़ाइन किया कि हम टेस्ट्स को एफिशिएंटली कंडक्ट कर सकें। तो इसमें हमारे पास एक क्लियर टारगेट होता है, जिस तरह कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है या फिर हमने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है या फिर हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट्स हमें मिलें। इसमें हमारे पास हमेशा एक क्लियर स्पेसिफिक टास्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन फ़ी सबमिट करा दें, तो सिर्फ इस एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हम सिस्टम बनाएंगे वो हमारे पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होगा जिससे हम एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर पाएंगे। इसमें हमारा मकसद ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाना नहीं है। ये और इससे पिछला वाला जो सा हमारा ऑब्जेक्टिव था ये थोड़े मिक्स हो सकते हैं, बट उसमें क्या था, उसमें हम दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करना चाह रहे थे, बट ये स्पेसिफिक गोल्स में हमारे पास दूसरे सिस्टम से लेना देना नहीं है। आप एक स्टैंड अलोन सिस्टम इसमें क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का हल करने के लिए, बट इससे जो पिछला था उसमें स्टैंड अलोन का कोई सीन नहीं था। उसमें एक करंट सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ानी थी और इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप अपनी बुक वाली एग्जांपल्स भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि ह्यूमन ब्रेन हमारे पास इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जो कि हमें सेंसेस से रिसीव होती हैं। जिस तरह कि हमने कुछ देखा अपनी आंखों से तो वो ब्रेन हमें प्रोसेस करके बता देते हैं कि मैंने क्या देखा। देन सपोर्टिंग अदर सिस्टम की एग्जांपल उन्होंने एक सेल फ़ोन की दी है कि एक सेल फ़ोन हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम डिफरेंट ऐप्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई गेम खेलनी है तो एक सेल फ़ोन का आपके पास पहले ही सिस्टम मौजूद था, अब आप उसके अंदर एक न्यू सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि आपके करंट सिस्टम यानी कि सेल फ़ोन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं या फिर आपका कोई प्रॉब्लम हल कर रहा है। और स्पेसिफिक गोल में उन्होंने एक थर्मोस्टेट की एग्जांपल दी है कि अगर आप चाहते हैं कि एक सेट टेम्परेचर रहे आपके इन्वायरमेंट में तो आप थर्मोस्टेट का यूज़ कर सकते हैं। आगे उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका ब्रेन जो है वो भी एक इनक्रेडिबल कम्युनिकेटर है। आपके ब्रेन में और पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे को सिग्नल करते हैं, जिसकी वजह से आप सोच पाते हैं, मूव कर पाते हैं, इमोशंस एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा ब्रेन काफ़ी पावरफुल है।
और ये शायद आपने पढ़ा भी हो साइंस में कि हमारा ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए हमारा ब्रेन 20 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि एक लो वोल्टेज LED बल्ब को हमारे पास चला सकती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है। और ब्रेन में हमारी इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, जो कि हमारे पास अबाउट 268 माइल्स पर आवर है, जो कि एक Formula 1 रेस कार से भी हमारे पास फास्ट है। और हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल सिस्टम भी है। पहले हमने एज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ा है, बट हमारे पास हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल सिस्टम भी है। और इसमें अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसकी हमारे पास टोटल पॉपुलेशन अबाउट 7 to 8 बिलियन है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारा ब्रेन 10⁻16 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है पर सेकंड। ये हमारे पास 10 क्वाड्रिलियन है, मतलब कि 10 के आगे हमारे पास 16 ज़ीरोज़ हैं। तो ये नंबर लिख के आप पढ़ने की ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली हमारा ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम है, आउट ऑफ मैनी अदर सिस्टम्स इन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।